बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को काफिर कहे जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो, वो ख़ुद काफिर हो जाता है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि बेटा मैंने पिछले चैप्टर के एंड पे भी आपको बताया था, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की चंद टेक्निक्स होती हैं। अगर आप वो टेक्निक सीख लें, आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स उन्हीं टेक्निक से जो है सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को जब भी आप रट्टा लगाएंगे तो आप जो है उनको याद नहीं रख पाएंगे। न्यूमेरिकल्स को याद रखने का एक ही मेथड है, वो है इसको समझने की टेक्निक या इनको सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स हैं बेटा? सबसे बड़ी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि जब आप लोग किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करना शुरू करो, आप उस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं उन सबको यहाँ पे लिख लो। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 14 में स्टडी किया था कि आपके पास अगर करंट कैरिंग रॉड है जो कि मेटल्स रेल पे रखा था, उस पे लगने वाली फोर्स ILB sin of थीटा है और उस पे लगने वाली मैक्सिमम फोर्स 90 के एंगल पे लगती है, sin 91 हो जाता है। ये उस रॉड पे लगने वाली मैक्सिमम फोर्स है। फिर हमने इस चैप्टर में फ्लक्स का फार्मूला स्टडी किया था, वो है BA cos of थीटा। फिर हमने एम्पीयर्स लॉ स्टडी किया जिसमें हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जिसको हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने सोलिनॉइड के बारे में स्टडी किया कि अगर आपके पास सोलिनॉइड है उसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। अगर हम स्मॉलर एन को देखें, स्मॉलर एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का एक और फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हमने स्टडी किया अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कि बराबर है QVB sin of थीटा। इसके बाद हमने स्टडी किया अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मौजूद है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूदा चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाई बाई Q होती है। इसके बाद एक और चीज़ आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ पर ज़मीन अपनी फोर्स लगाती है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बराबर होती है आपके पास M × G के। इसको आप उस चीज़ का वेट भी कह सकते हैं। फिर हमने इस चैप्टर में स्टडी किया टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। हमने स्टडी किया था एक कॉइल थी जिसमें से करंट गुजर रहा था, उस कॉइल पे लगने वाला टार्क NIAB cos of थीटा होता है या अल्फा होता है। ये थे बेटा वो फार्मूलाज जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किए। अब हर फार्मूला को मैंने एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 एंड 10 तक नंबर दे दिए हैं। अब बेटा मैं एक टेक्निक आपको सिखा चुका हूँ कि आपने जब भी कोई चैप्टर भी सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो सबसे पहले पूरे चैप्टर के जितने फार्मूलाज हैं आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए। ये पहला पॉइंट है न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए। दूसरी टेक्निक क्या होती है, आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल हो, चाहे वहाँ पे डायग्राम गाइड बुक में बनाई है या नहीं बनाई, हर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे और उस स्टेटमेंट को समझने के बाद यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, एक तस्वीर बनाएंगे और इमेजिन करेंगे कि ये जो स्टोरी बन रही है हमारे चैप्टर के अंदर किस आर्टिकल से मैच कर रही है, इस स्टोरी का लिंक आर्टिकल किस आर्टिकल से बन रहा है। फिर जिस आर्टिकल से इसका लिंक बन रहा होगा उस आर्टिकल के अंदर जो भी आपने मैथमेटिकल रिलेशन स्टडी किए होंगे उनको सामने लाएंगे, लाजमन आपको अपने प्रॉब्लम का सलूशन वहां से मिल जाएगा। तो कितनी टेक्निक्स है, एक जस्ट उन फार्मूलाज को याद करना है। दूसरी टेक्निक ये है बेटा कि आप लोगों ने हर न्यूमेरिकल को डायग्रामेटिकली देखना है। हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.1। आपकी बुक में दिया गया है कि आपके पास एक मेटल का रॉड है, यानी एक करंट कैरिंग वायर है और उस रॉड पर लगने वाली मैक्सिमम फोर्स कितनी है, 7 × 10⁻³ और उस रॉड के अंदर से या उस वायर के अंदर से करंट गुजर रहा है वो है बेटा 10 एम्पेयर। और वो जो सारा सिस्टम है यानी करंट कैरिंग वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उस रॉड की उस वायर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो डाटा था उसका आ गया। अब स्टोरी हम बनाने जा रहे हैं, उस स्टोरी की डायग्राम बनेगी। हमें एक वायर दी गई है, ये आपके पास मैंने यहाँ पे बेटा वायर रख दी,
इस वायर को किस पे रखा है, मेटल की रेल्स पे। इस वायर की लेंथ ये है, इस वायर पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स ये है, इस वायर पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस वायर से गुजरने वाला करंट ये है। अब फौरी सोचो कि ये जो डाटा है हमारे चैप्टर के अंदर किस आर्टिकल से मैच कर रहा है। तो बच्चों आपको फौरी पता चल जाएगा इसका ताल्लुक जो हमने इस चैप्टर में करंट कैरिंग वायर वाला आर्टिकल पढ़ा था उससे बनता है, और किसी आर्टिकल से इसका कोई लिंक नहीं बन रहा। तो हम यहाँ पे इन फार्मूलाज में से अगर फार्मूला को चूज करेंगे तो कौन सा फार्मूला सेलेक्ट होगा, खुद देख लें। ये राड पे लगने वाली फोर्स, ये राड पे लगने वाली मैक्सिमम फोर्स। तो हमें पता चला कि फार्मूला नंबर 2 की सिलेक्शन होगी। यहाँ पे हम फार्मूला नंबर 2 को लिखते हैं, वो है मैक्सिमम फोर्स जो इस राड पे लगती है वो बराबर होती है I इंटू उस वायर की लेंथ मल्टीप्लाई बाई B। ये मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला होता है। अब मुझे बताइए यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो बेटा जिसको कैलकुलेट करना है उस पर आप ऐसे सर्कल लगा लो याद रखने के लिए, जिसको कैलकुलेट करना है उसको अलग कर लो, बाकी सबको अलग कर लो। यहाँ पे आ जाएगा FM ओवर क्या है हमारे पास I है, और डिवीजन में क्या आ जाएगा लेंथ। आप लोगों को पता है आपके पास एक पाम रूल होता है, आप थंब किधर करते हैं, करंट की तरफ। तो मान लो करंट इस तरफ है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करते हैं जो कि अबव है। जिधर बच्चों पाम जाती है उधर ही उस राड को धक्का पड़ेगा, उधर ही उस राड को फोर्स लगेगा और राड बेचारा उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह करंट अंदर को था, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को थी, पाम इस तरफ थी, तो मैंने इस तरफ फोर्स बना दी, अंदर को करंट बना दिया, ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा। यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना था, सो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अलग किया और ये चीज़ आपके सामने है। अब अगला काम क्या है, आप लोगों ने डायग्राम बना ली, हर स्टोरी समझ गए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला लिख लिया, जो चीज़ मालूम करनी थी उसको अलग कर लिया, सर हो गया। अब बेटा दुनिया की कोई ताकत आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से नहीं रोक सकती। अगर आप में थोड़ी सी भी अकल मौजूद है तो क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो दी हुई हैं वो इसमें हम लोग पुट करते हैं। आपके पास मैक्सिमम फोर्स जो उस राड पे लग रही है कितनी है, 7 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, और डिवीजन में आपके पास करंट 10 एम्पेयर है, और वायर की जो लेंथ है ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटी 10⁻²। आप कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल्स को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करें, ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे 7 है, ये लिख दो। हमेशा याद रखो 10 की पावर को कोशिश करके कैलकुलेटर में पुट ना करो। 10 की पावर की अलग जो भी चीज़ें हैं अलग कर लो, 10 आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों 20 आ जाएगा, पीछे 10 की पावर यहाँ क्या बचती है -3 बचती है, नीचे से ऊपर 10 की पावर आ जाएगी +2। आपके पास इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी 7 डिवीजन में 10 मल्टीप्लाई बाई क्या है 20 इंटू 10 की रेज़ पावर कितना आ जाएगा -1। अब खुद देखिए अगर ये 10 नीचे है, इस 10 को हम ऊपर ले जाएं, यहाँ 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 7 डिवीजन में क्या है 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर -2 है। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे बोला बेटा कोशिश करो विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ 7/20 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 ओवर में लिख सकता हूँ 2, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 10 की रेज़ पावर -2, डिवाइड में 2 था, यहाँ साथ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपको पता है 20 किससे बनता है, 20 बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 10, मैंने 20 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख दिया, 7 एज इट इज आ गया, 10⁻² एज इट इज आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 का आधा करें कितना होता है 3.5 होता है। अब ये 10 की पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे 10 की रेज़ पावर -3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से खुद अपनी टेक्निक से इसको सॉल्व किया, आप लोग अपने तरीकाकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से कैलकुलेटर का यूज़ भी जो है ला सकते हैं। 3.5 इंटू 10⁻³ और लास्ट में हमारे बच्चे गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं बच्चे, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, एंड पे उसका आंसर निकल आता है, लेकिन बच्चों आप लोग यूनिट लिखने में गलती करते हैं। तो ये लास्ट वाली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि यहाँ पर इसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है। सर कौन सा यूनिट, बेटा जो चीज़ निकाली है उसका यूनिट आपको आना चाहिए। हमने बी निकाली है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकाली है, तो सबको पता है इसका यूनिट बेटा आपके पास
टेस्ला होता है। तो ये बेटा आपका जो था मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी थी हमने, ये हमने कैलकुलेशन को कंप्लीट किया। इस तरह से हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसको बेटा ध्यान से समझिएगा। क्या सीन है इसका? वो कहता है आइंस्टाइन ने ख्वाब देखा। ये मैं थोड़ी स्टोरी बना रहा हूँ इंटरेस्टिंग करने के लिए, ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन सोया हुआ था, उसकी ख्वाब में एक चीज़ आई। उसने ख्वाब में क्या देखा? उसने ख्वाब में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी और यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है हम बुक से लेके मेंशन कर देते हैं। वो है जी हमारे पास 2.5 × 10⁻³ टेस्ला, 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। ये आइंस्टाइन ने ख्वाब में मैग्नेटिक फील्ड को देखा। अब आइंस्टाइन क्या देखता है कि ये एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरफ जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, चार्ज पार्टिकल यानी एक प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो मैंने उसकी तस्वीर बना दी, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है, मान लो इस प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या है? v है, ठीक है। अब ये सिचुएशन क्या बनेगी? सारी दुनिया जानती है, हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, यानी उस मूविंग चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो आप लोग याद कीजिए चैप्टर में हमने कौन सी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, किसके इक्वल होती थी? ये आपके पास फार्मूलाज हैं। कौन सा फार्मूला है? फोर्स ऑन अ चार्ज। तो ये फार्मूला नंबर 7, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? आपके पास आ जाएगा F, यानी फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा QVB sin ऑफ थीटा। आपको पता होना चाहिए थीटा किसके दरमियान एंगल डिफाइन किया था? थीटा वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन। वेलोसिटी किधर है? इस डायरेक्शन में। इस और इसके दरमियान एंगल कितना है? 90। तो उस मूविंग चार्ज पर लगने वाली फोर्स आपके पास आ जाएगी QVB sin ऑफ 90। तो यहाँ पे आ जाएगा FQ बराबर QVB sin 90 कितना होता है? 1। आखिरकार उस मूविंग चार्ज पे लगने वाली फोर्स कितनी आती है? QV × B। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब ये तो हम उस चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है मूविंग चार्ज पर लग रही, वो हमने फाइंड कर ली, उसकी मैग्नीट्यूड। अब अगला क्या मसला है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। मैं ही आपको आइंस्टाइन का ख्वाब सुना रहा हूँ, ऐसे एक स्टोरी बना के, कोई ऐसा ख्वाब नहीं है। अच्छा, अब सबको पता है मूविंग चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा आपके पास जो है वेलोसिटी किधर है? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन। तो इधर क्या है? वेलोसिटी। इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो V क्रॉस B। तो V क्रॉस B लेंगे, थंब किधर जाएगा? ऊपर को, यानी इसको ऊपर को फोर्स लगेगी। या आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन आपके पास राइट हैंड होना चाहिए। जो आपका थंब है अपने हाथ को सीधा रखिए। कई लोग ऐसे थंब को कर लेते हैं, गलत बात। फिंगर्स को ऐसे कर लेते हैं, गलत बात। इसको थप्पड़ बना के रखो, इसकी शेप चेंज नहीं करनी। अब थंब किधर जाना चाहिए? वेलोसिटी की तरफ। फिंगर्स किधर जानी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और पाम जिधर जाएगी उधर उस चार्ज पर क्या लगेगी? फोर्स। अब फिंगर्स को किधर कर दिया मैंने? ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और थंब को किधर कर दिया? वेलोसिटी की तरफ। पाम किधर जा रही है? ऊपर को। तो बेटा इस चार्ज पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आंसर है इस तरफ होगी, ऊपर को। ऊपर को, खाल के हकीकी की तरफ। तो इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स मैं लिख देता हूँ F = QVB है, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब मुझे बताइए न्यूटन अपने पहले लॉ में क्या कहता है? जो चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है ड्यू टू इनर्शिया स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगी। अब ये चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है। इसका इनर्शिया इसको सीधा लेके जाना चाहता है, लेकिन इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगती है। तो अब इसको आगे भी जाना होगा, ऊपर भी जाना होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो कुछ इस तरह का पाथ अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसका पाथ मेंशन कर देता हूं कि ये आगे भी जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर खींचेगी, तो इसका पाथ कुछ इस तरफ बनेगा। मान लिया, लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। अब उसने ये भी देखा कि इसके बिल्कुल नीचे आपके पास जो है वो धरती माँ है। धरती माँ समझते हैं, मैं बात कर रहा हूं अर्थ की, जमीन की।
तो इसके बिल्कुल नीचे कौन है? धरती माँ है। अब जमीन क्या चाहती है? खुद सोचो। जमीन हर वो चीज जिसका मैस होता है उस पर एक बेटा फोर्स लगाती है, जिसको हम उस चीज का वेट भी कहते हैं। तो जहां पर ग्रेविटी की फोर्स जो है ड्यू टू वेट, या इसका जो वेट अमल कर रहा है वो नीचे को अमल कर रहा है। और बेटा वेट किसके इक्वल होता है? वेट बराबर होता है m मल्टीप्लाई बाई g। अब यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इस चार्ज को नीचे खींच रही है, और ग्रेविटी की फोर्स जब नीचे खींच रही है, वेलोसिटी आगे लेके जा रही है, तो ये आगे भी जाना चाहेगा और नीचे को भी आना चाहेगा। तो ग्रेविटी की फोर्स और जो इसकी वेलोसिटी है मिलकर इसको आगे भी लेके जाएंगे और नीचे, तो इसकी कुछ जो मोशन है इस तरह की होगी। अब सवाल यह है, एक पार्टिकल ठहरा, नीचे धरती मां ठहरी, जो उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स है वो उसको ऊपर लेके जाना चाह रही है, और जो उस पर लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स है वो उसको नीचे बेंड करना चाहती है। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है? एक सादा सा सवाल है कि एक चीज को आप इधर खींच रहे हैं, दूसरा पर्सन इधर खींच रहा है, किधर जाएगी? यहां सब लोग आंसर देते हैं वो कहीं भी नहीं जाएगी। जितना इसने खींचा उतना ही उसने खींचा, तो कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शर्त यह है जितनी फोर्स से ये खींचे दूसरा भी उतनी ही फोर्स से खींचे तो वो चीज वहां ही रहेगी। मसला क्या है कि हो सकता है ये फोर्स बड़ी हो, अगर ये फोर्स बड़ी होगी तो ऊपर जाएगा, अगर ये ग्रेविटी की फोर्स बड़ी होगी नीचे जाएगा। लेकिन हमारी डिमांड ये है, आइंस्टाइन की डिमांड ये है कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, वो जिधर जा रहा है उधर ही जाना चाहिए, उसको स्ट्रेट पाथ फॉलो करना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? तो हम कहते हैं ये तो इधर लेके जाना चाह रही है, ये इधर लेके जाना चाह रही है। अगर हम इसको और इसको आपस में किसी तरह से कैंसिल करवा दें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जितनी ये है उतनी ही अगर ये हो, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगी, तो ये वाली फोर्स का असर खत्म हो जाएगा। तो ड्यू टू इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। हमारी डिमांड ये है कि इस नन्हे मुन्ने प्रोटॉन को हम लोग स्ट्रेट पाथ में यानी स्ट्रेट लाइन में चाहते हैं कि जाए, सराते मुस्तकीम में जाए। अगर इसको सराते मुस्तकीम में जाना है तो फिर इस फोर्स और इस फोर्स का बराबर होना जरूरी है, ताकि ये इसको कैंसिल कर दे, ना ये ऊपर लेके जाए ना ये ऊपर लेके जाए, सीधा ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं? स्ट्रेट लाइन में जाए, जो उसकी डिमांड्स हैं। अब कैसे हो सकता है ऐसा? एक ही सिचुएशन है कि अगर आपके पास जो ग्रेविटी की फोर्स है वो बराबर हो किसके? आंसर है मैग्नेटिक फोर्स के। इस कंडीशन से वो किस में जाएगा? आंसर है इस कंडीशन से वो स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो करेगा। तो याद रख लो, अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब इस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेटर है किससे? ग्रेविटी की फोर्स से। अगर ये नीचे जाता है इसका मतलब इस पर ग्रेविटी की फोर्स ग्रेटर है किससे? मैग्नेटिक फोर्स से। अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाता है इसका मतलब यहां पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो बराबर हो चुकी है किसके? मैग्नेटिक फोर्स के। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस पाथ को फॉलो करें, इसके लिए ये कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए। अब ये बराबर कैसे कर सकते हैं हम? बेटा देखो, जो ग्रेविटी की फोर्स है आपके सामने वो बराबर है mg के। क्या हम ग्रेविटी की फोर्स कंट्रोल कर सकते हैं? आप एक लैब में बैठे हैं, लैब से आपको बाहर जाना अलाउ नहीं है। सिचुएशन इस तरह की है, आप g की वैल्यू जब लैब से बाहर नहीं निकलेंगे, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, तो g की वैल्यू जो है वही है। और प्रोटॉन का जो मैस है वो भी आमतौर पर जो जितना है आम सिचुएशन में वही रहता है। तो इस प्रोटॉन पर ग्रेविटी की फोर्स लगने वाली जो भी फोर्स है वो फिक्स है mg, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स क्या है? QVB। अब जो प्रोटॉन का चार्ज है वो भी प्रोटॉन की बात हो रही है, चार्ज तो फिक्स है। उसने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैंने आपको बता दी, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है। आप ना मास को चेंज कर सकते हैं, ना जी को चेंज कर सकते हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, ना आप चार्ज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मेंशन कर दिया कि ये प्रोटॉन है। अब आपको क्या करना होगा? आपके हाथ में एक चीज रख दी उसने, कौन सी चीज आपके हाथ में है? आंसर है हम लोग वेरी कर सकते हैं। किसको वेरी कर सकते हैं? जस्ट वेलोसिटी को। आपने जो भी करना है वेलोसिटी के साथ ही करना है। वेलोसिटी को ऐसे कम ज्यादा करो कि ये चार्ज जो है सीधी लाइन में जाना चाहिए। आपको सिर्फ वेलोसिटी चेंज करने का इख्तियार दिया गया, हर चीज फिक्स है बाकी। तो बेटा सोचो, अगर हम वेलोसिटी को बहुत बढ़ा दें तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उस चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। जब ये फोर्स बढ़ जाएगी इसकी निस्बत, तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाएगा।
अगर हम इसकी वेलोसिटी बहुत कम कर देते हैं तो उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स बहुत कम हो जाएगी। जब फोर्स बहुत कम हो जाएगी, ये वाली फोर्स कम हो जाएगी और ये वाली फोर्स उससे ज्यादा पड़ जाएगी, तो जिसकी वजह से ये इस तरफ मुड़ेगा। यानी वेलोसिटी को बढ़ा के हम इस तरफ मोड़ सकते हैं, वेलोसिटी को कम करके इस तरफ मोड़ सकते हैं, मतलब वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स बढ़ भी सकती है, ये फोर्स कम भी कर सकती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं ये फोर्स इतनी होनी चाहिए, आप ऐसी वेलोसिटी सेलेक्ट करो कि ये फोर्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि ये इसके बराबर हो जाए। तो हमने अपना प्रॉब्लम मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया। हम स्ट्रेट लाइन में लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। अब मैथमेटिक्स हमें हमारे दुख का हल देगा। ग्रेविटी की फोर्स क्या है, mg, चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या है, qvb। अब देखिए, अब यहां से एक वेलोसिटी निकलेगी, ये वेलोसिटी बराबर है किसके, आंसर है ये वेलोसिटी बराबर है mg, डिवीजन में क्या आ जाता है q, मल्टीप्लाई भी क्या आ जाता है b। ये वेलोसिटी कहां से आई है, यहां से। ये कहां से आया है, यहां से। ये है क्या, ये वो कंडीशन है जिस पर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन से निकलने वाली वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जिस पर ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, जिस पर ये फोर्स इक्वल हो चुकी है, नेट फोर्स 0 हो चुकी है, ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। अब हम इसमें पुट कर देते हैं जो भी हमारे पास डाटा गिवन है। अब मुझे बताइए प्रोटॉन का मास कितना है, आंसर है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27, जी की वैल्यू 9.8, और इसके बाद बेटा क्यू यानी प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो जब इसको आप कैलकुलेटर से या खुद से सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका आंसर आएगा आपके पास 4.09 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। तो लास्ट पे आपने वेलोसिटी निकाल ली। आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो बेटा याद रख लो, ये वो वेलोसिटी है जो हमने ऐसी कंडीशन से निकाली है जहां पर ग्रेविटी की फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो चुकी थी, इक्वल। तो याद रख लो, ये वेलोसिटी आप उसको देंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर आपने वेलोसिटी इसके इक्वल दी जितनी ये है v, तो आप याद रख लो फिर वो किधर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर आपने वेलोसिटी जो है वो क्या कर दी, इससे ग्रेटर दे दी v से, जो आंसर आया है, तो फिर बेटा वो ऊपर को मुड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। अगर आपने वेलोसिटी ये जो v निकली है इससे लेस कर दी तो बेटा वो नीचे को मुड़ जाएगा। तो इस तरह बेटा हम लोग वो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं जिस पर जो है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बिल्कुल आइंस्टाइन के पास ही उसका छोटा भाई सोया हुआ था। उसने भी एक आइंस्टाइन जैसा ख्वाब देखा। वो भी सोच रहा था कि आइंस्टाइन ये ख्वाब देख रहा है, तो उसने भी एक नई स्टोरी बनाई। ये न्यूमेरिकल्स हैं, जस्ट मैं स्टोरीज बना रहा हूं साथ इनके। उसने क्या देखा ख्वाब में, वो कहता है सारा कुछ इसी तरह ही है जो मेरा भाई आइंस्टाइन ख्वाब देख रहा है, सारी बातें यही हैं, लेकिन मेरे ख्वाब में जो धरती माँ है वो गायब हो चुकी है, वहां पे जमीन मौजूद नहीं है। तो छोटा भाई क्या देखता है कि यहां से अर्थ क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है, यहां पे जमीन मौजूद नहीं है। तो भाई जमीन वहां पे मौजूद नहीं है तो तुम क्या देख रहे हो। उसने कहा आप ये मान लो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो कि यहां पर एक हमारे पास प्लेट है जिस प्लेट के ऊपर यहां पे नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया हुआ है। अच्छा, मैंने बोला और बताओ। उसने बोला इसके ऊपर भी एक प्लेट है जिसके ऊपर हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सप्लाई किया हुआ है। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो। उसने बोला जमीन को मैंने वहां से जो है निकाल दिया है। आप यूं मान लो कि वही सारा निजाम है जो अभी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 14.3 है जो मैं करवा रहा हूं। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव आ गई। अब जमीन यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक फोर्स तो उसी तरह इसको ऊपर को लगेगी जिस तरह मैग्नेटिक फोर्स पहले लग रही थी, उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर ही लगेगी। सारा कुछ वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी सारा कुछ उसी तरह ही है। अब बीच में कौन सी चीज आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ, अब मैग्नेटिक फोर्स इधर लग गई, ग्रीन लाइन से शो कर दी QVB। लेकिन बेटा मुझे बताओ ग्रेविटी की फोर्स की बजाय कौन आ गया, पॉजिटिव प्लेट आ गई, नेगेटिव। अब पॉजिटिव प्लेट इस पे किधर फोर्स लगाती है, नीचे को। नेगेटिव प्लेट इस पे फोर्स किधर लगाती है, नीचे को। मतलब नीचे को फोर्स पहले ग्रेविटी की लगती थी mg, अब उसकी जगह पर ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट आ गई जिसकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको किधर लगेगी, आंसर है नीचे को। और इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे फार्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है, E × Q।
तो mg की जगह आप यहां पे कौन आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर लगने वाली फोर्स EQ है। और बिल्कुल जैसे जमीन इसको नीचे को लगाती थी, ये भी फोर्स इसको नीचे को ही लग रही है। अब फिर वही हमारी बात है कि ये ज्यादा होगी ऊपर जाएगा, ये ज्यादा होगी नीचे जाएगा, ये और ये बराबर होगी सीधा जाएगा। अब बस यहां पे ग्रेविटी थी, वहां पे कौन सी आ गई, इलेक्ट्रिक फोर्स आ चुकी है। यहां पर भी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ये सारी कंडीशन आपके सामने है। बस पहले यहां नीचे वो ग्रेविटी की फोर्स थी, अब जमीन नहीं है, आप समझ लें यहां पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है नीचे को। पहले फोर्स mg थी, अब जो लगने वाली फोर्स है वो E × Q है। अब फिर वही फटा किधर जाएगा, सीधी लाइन में लेके जाना चाहते हैं तो यह सीधी लाइन में कैसे लेके जाओगे, अगर तो ये वाली फोर्स ज्यादा है तो इधर आएगा, अगर ये वाली फोर्स ज्यादा है ऊपर जाएगा, अगर ये फोर्स बराबर है तो सीधा जाएगा। बातें वही हैं सारी। अब क्या करना होगा, जो यहां पे किया है यही करना होगा। बस जहां पे ग्रेविटी की फोर्स थी वहां पे आप क्या लिख दो, वहां पे लिख दो आप लोग इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर आपको पता है बराबर होती है E × Q के। अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, ये इसको मार देगा। जब ये इसको मार देगा तो हमारे पास तो जो मामला है पहले से भी आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए आपके पास जो रकमें बचेंगी पहले से कम हो जाएंगी और हमारी कैलकुलेशन पहले से भी आसान रहेगी, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसने इसको मार दिया, पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे बचा इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बच्चों V, यहाँ पे क्या है B। ये कहाँ से आई है, यहाँ से, ये कहाँ से आई है, यहाँ से। ये क्या है, दोनों क्या है इक्वल। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, आंसर है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। तो यही तो हम कहते हैं वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करे, यही तुम्हारी डिमांड है। तो यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो बेटा वेलोसिटी आती है E डिवाइडेड बाय क्या आता है आपके पास B। और आपकी बुक वाले ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेंशन की है, वो है बेटा 10,000। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बुक वाले ने मेंशन की है, जो कि बराबर है 0.3 टेस्ला। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 3.33 × 10⁴ वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। आप इतनी वेलोसिटी देंगे तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगी, ऊपर जाएगा। अगर आप इसे कम वेलोसिटी देंगे ये फोर्स कम हो जाएगी, जब ये कम हो जाएगी तो इस तरफ जाएगा। तो ये वो वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी दे दें जिससे ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाती हैं, इक्वल, जिसकी वजह से स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। अब हमने ये निकाल लिया कि वो वाला चार्ज जिसकी वेलोसिटी बराबर होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जो मौजूद है डिवाइडेड बाई B के। अगर वेलोसिटी इसके इक्वल होती है तो बेटा वो किसको फॉलो करता है, आंसर है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, ये रट्टा मार लो, याद रख लो E/B। अगर उसकी वेलोसिटी E/B है स्ट्रेट पाथ जाएगा। अब मेरा अगला सवाल है, अगर E/B से वेलोसिटी ज्यादा हो, वेलोसिटी ग्रेटर हो E/B से, तो जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी ये बढ़ जाएगी, ऊपर जाएगा। तो मैंने लिख दिया बेंड कर जाएगा किधर, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। आपको पता है नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अगर कोई चीज इधर जा रही है तो उसको हम बोलते हैं इट इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव ई। अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रही है हम बोलते हैं इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी ज्यादा है, उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, तो ये किधर जाएगा, ऊपर को। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ रहा है या उसके अपोजिट जो है उसको फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलोसिटी अगर ग्रेटर होगी इससे तो बेटा जो वो है बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा। किस तरह मुड़ जाएगा, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यहाँ लिख दिया मैंने -E की तरफ। अगर वेलोसिटी E/B के इक्वल है तो फिर वो फॉलो करेगा स्ट्रेट पाथ को। अगर उसकी वेलोसिटी लेस देन E/B है तो अगर वेलोसिटी लेस होगी ये फोर्स लेस होगी, ये कम होगी तो ये वाली ज्यादा होगी, तो नीचे को मुड़ेगा। नीचे को मुड़ेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जानब उसको फोर्स लगेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेंड कर जाएगा। किस तरह बेंड हो जाएगा, आंसर है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नीचे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ ही उसको फोर्स लगेगी। तो ये याद रख लेना है बेटा। इस मशीन को हम वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। ये एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है। तो यार यही वाली मशीन
तो यही वाली चीज जो है इसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। अब इसका नाम वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों रखा? क्योंकि ये पार्टिकल्स की वेलोसिटियां सिलेक्ट करता है। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जो भी लगी है डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल होगी, वो वाला पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जिसकी वेलोसिटी E और B से ज्यादा होगी वो ऊपर जाएगा, जिसकी वेलोसिटी E और B से कम होगी वो नीचे जाएगा। तो इसका काम क्या है? वेलोसिटियां सिलेक्ट करना, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। आपसे पेपर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वेलोसिटी सिलेक्टर? आप बोलेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसी अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जिसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी E और B के इक्वल होगी वो स्ट्रेट पाथ में जाएगा, जिसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर होगी वो ऊपर को जाएगा। जो यहाँ पे मैंने सिचुएशन बनाई है इसके मुताबिक, अगर वेलोसिटी E और B से लेस है वो नीचे को मुड़ेगा। बात समझिए? तो तीन तरह की सिचुएशन यहाँ पे मैंने बना दी। अब एक और पॉइंट सीखिए, यहाँ पर जो मैंने वेलोसिटी सिलेक्टर बनाया है, इस वेलोसिटी सिलेक्टर में आप गौर से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी नीचे को, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन यानी अंदर को। तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। तो याद रख लो वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होती है। एक पॉइंट वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या करता है? वेलोसिटियां सिलेक्ट करता है। कैसे करता है? जिसकी वेलोसिटी इतनी होगी स्ट्रेट पाथ में जाएगा, इसकी वेलोसिटी इतनी होगी बेंट हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और जिसकी वेलोसिटी लेस देन इसके होगी तो वो बेंट हो जाएगा किस तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगी यानी उस तरफ बेंट हो जाएगा। बात समझ गए? अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.4। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। आपके सामने मैं स्टोरी रखता हूं। वो कहता है आपके पास एक कॉइल है, मान लिया आपके पास एक कॉइल है, यहां पे मैंने बना दी। उस कॉइल की जो लेंथ है ये वाली वो है 0.1 मीटर, मैंने लिख दिया। उस कॉइल की जो विड्थ है वो भी कितनी है? 0.1 मीटर, वो भी मैंने लिख दिया। अब ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई, उसने बता दिया कि इस कॉइल पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 200 हैं, और इस कॉइल के अंदर से करंट गुजरा है 10 मिली एम्पेयर, और इस कॉइल का जो एरिया है आप लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ से जो इसका एरिया है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी है? 0.1, और इसकी विड्थ कितनी है? 0.1। यहां से इसका क्या आ जाएगा? आंसर है इसका एरिया आ जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो स्टोरी बन रही है जिसमें कॉइल हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, नंबर ऑफ टर्न्स हो और करंट कैरिंग कॉइल हो, इसका लिंक किससे बनता है? तो फौरी हमारा ज़हन क्लिक करता है इसको कि ये हमारा टॉपिक करंट कैरिंग कॉइल वाला है। तो आपने करंट कैरिंग कॉइल वाले आर्टिकल में टॉर्क का फार्मूला पढ़ा था। टॉर्क किसके इक्वल था? आंसर हमने पढ़ा था जो टॉर्क है वो बराबर है NI/AB cos ऑफ अल्फा। अगर हम बात करें मैक्सिमम टॉर्क की तो मैक्सिमम टॉर्क बराबर होता है NI/AB, यहाँ पे cos कितना आ जाएगा? 0। तो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो बराबर आ जाएगा नायाब के NI/AB के। अब बच्चों आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है और करंट भी गिवन है, एरिया यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। इस तरह हर चीज टॉर्क की आपके पास आ जाएगी, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। और टॉर्क का जो यूनिट होता है आपको पता है वो न्यूटन मीटर होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.5। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पास एक वायर है जिसका नाम हमने रखा पावर लाइन। पावर लाइन क्यों रखा? क्योंकि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं? पावर लाइन। ये कहां पे देखी हमने? बेटा आप अपने रोड पे देखिएगा, ऐसे बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, पोल्स, उन पोल्स के साथ वायर्स गुजर रही हैं। तो यही वो वायर है जो उन पोल से समझ लें गुजर रही है, और इस वायर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है 200 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से। मान लिया वो कहता है यहां धरती मां पर ये अरशद बैठा हुआ है और अरशद यहां पर इस पॉइंट पर इस स्ट्रेट वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से जो इसके गिर्द गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहता है।
कैसे? आपको पता है कोई भी स्ट्रेट वायर होती है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, स्टार्ट में हमने स्टडी किया है। तो इस वायर से हम कहां पर हैं? जमीन पर। जमीन पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर ऑब्जर्वर जो है क्या फाइंड करना चाहता है? इस वायर की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टोरी समझ आ गई कि करंट कैरिंग वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, हमें कैलकुलेट करने का कह दिया। तो सोचो स्ट्रेट वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? तो याद करो जब मैंने एम्पियर्स लॉ पढ़ाया था वहां पे मैंने स्ट्रेट वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होती है उसका फार्मूला बताया था, जो कि मैंने शुरू में फार्मूलाज लिखे हैं। फार्मूला नंबर वो है 4, वो बराबर है म्यू नॉट आई ओवर क्या होता है 2 पाई इंटू आर। अब म्यू नॉट क्या है? ये बराबर होता है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और आपको पता है उस पावर लाइन से करंट गुजर रहा है 200 एम्पेयर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई। आर का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आर का मतलब है उस वायर से लेकर जिस पॉइंट पे आपने ऑब्जर्व करना है वो वाला डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? आंसर है 10 मीटर। यहां पे मैंने 10 लिख दिया। तो यहां से आप जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पाई पाई से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, यहाँ 100 रह जाएगा, ये 10 इसे कट के यहाँ पे 10 रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 4 इंटू क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। ये 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 40 इंटू 10⁻⁻⁷। और मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूनिट क्या आता है? टेस्ला। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल था। आप इस तरह कोई भी वायर आपके पास हो घर में, ऐसे वायर गुजर रही है, उसके गिर्द किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपको ये फार्मूला यूज करना होगा, जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है उसका डिस्टेंस वायर से पुट करना होगा और जितना वायर के अंदर करंट है वो पुट करना होगा। इस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। अब इसमें कौन सा लॉ यूज किया है? ये फार्मूला हमने एम्पियर लॉ से निकाला था। अब हम इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उसमें देखिएगा वो है 14.6। वो कहता है आपके पास एक सोलिनॉइड है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सोलिनॉइड क्या इस तरह की होती है? ऐसी बना दूं सोलिनॉइड? तो यार ये तो सोलिनॉइड नहीं है सर, आप तो मजाक कर रहे हो। तो हम बेटा असल में जानते हैं कि सोलिनॉइड इस तरह की होती है। तो बेटा मैंने यहाँ पे सोलिनॉइड बना दी। क्यों बनाई? न्यूमेरिकल में कहा था उसने कि सोलिनॉइड है, तो मैंने बना दी। वो कहता है इस सोलिनॉइड में से करंट गुजर रहा है। तो अगर इस सोलिनॉइड में से करंट गुजर रहा है तो हम यहाँ पर पप्पू शेख की दुकान से लाकर बैटरी लगा देंगे। तो जब इसको ऐसे बैटरी लगाई जाएगी, इसके अंदर से ऐसे गोल 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 घूमता हुआ करंट ऐसे इसमें से फ्लो करेगा। और उसने खुद मेंशन कर दिया कि सोलिनॉइड से गुजरने वाला करंट बच्चों कितना है? 10 एम्पेयर है। बता दिया उसने करंट का। और वो खुद बता देता है कि जब ये सोलिनॉइड में से करंट गुजरता है, उस सोलिनॉइड के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और आपको पता है, आप लोगों ने स्टडी किया, जिस पर मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, इस सोलिनॉइड के गिर्द यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और उसने बताया कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हुई है वो है 0.1 टेस्ला। कितनी है? 0.1 टेस्ला। करंट बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड बता दी, और आपसे सवाल कर लिया कि सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताओ। तो मुझे बताइए ये डाटा किस फार्मूला से मैच कर रहा है? तो आप फौरी समझ जाएंगे इसका लिंक इस फार्मूला से है, जो कि बराबर है B = μ0 n × I। किस चीज को कैलकुलेट करना है? ये स्मॉलर n को, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। इसको बच्चों यहाँ पे रखिए, B को ऐसे लिखिए, बटे में μ0 लिखिए, डिवाइड में करंट लिखिए। अब दुनिया की कोई ताकत आपको जवाब लाने से रोक नहीं सकती। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.1 टेस्ला। और मुझे बताइए μ0 कितना होता है? 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है। अगर करंट की बात की जाए तो करंट कितना है आपके पास? 10 एम्पेयर। जब ये सारा डाटा जो है हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 7.96 × 10⁻3। तो इसका आंसर आता है 7.96 × 10⁻3। तो ये बेटा मैंने इसके क्या निकाल लिए? आंसर है इसके मैंने नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लिए पर यूनिट लेंथ। इसको लिखेंगे इतने टर्न्स हैं पर यूनिट क्या है? लेंथ। तो ये बेटा हमने जो उसने कहा था कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल
फिर से वो कहता है यही सोलिनॉइड ही है। क्या है? सेम यही सोलिनॉइड है, पर न्यूमेरिकल नंबर 14.7 है ये। ठीक है सर, यही सोलिनॉइड है। क्या है? वो कहता है ये वाली जो सोलिनॉइड है वो थोड़ी बड़ी सोलिनॉइड है। मैंने बोला कितनी बड़ी सोलिनॉइड है? वो कहता है ये जो सोलिनॉइड मैं अब बात करने जा रहा हूं ये 0.5 मीटर लंबी है। कितनी लंबी सोलिनॉइड है? आंसर है इस सोलिनॉइड की लेंथ है 0.5 मीटर, यानी आधा मीटर लेंथ है इसकी। इतनी लंबी सोलिनॉइड है। ठीक है, उसने एक और बात बताई, कहता है ये वाली सोलिनॉइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 10,000 है। तो मैंने यहां पे लिख दिया ये पूरी सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 10,000 हैं। मुझे तो चोरी की सोलिनॉइड लग रही है, इतने टर्न्स कहां से आ गए? ये चोरी की बार ली होगी इन्होंने। 10,000 टर्न, सुबह बैठा होगा शाम को खत्म हुए होंगे इतने टर्न्स। तो 10,000 टर्न है इसके ऊपर, बस आप सोच नहीं सकते इतना टर्न है। मैंने लिख दिया 10,000 टर्न है, लेंथ भी लिख दी। ठीक है, और क्या कहता है? कहता है कि ये वाली जो सोलिनॉइड है आपने बताना है कि इसके अंदर से करंट कितना गुजर रहा है। मैंने कहा करंट पता करना है? कहता हाँ जी, करंट बताओ कितना है। एक और बात उसने मेंशन कर दी, कहता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बता देता हूं। तो खुद ही कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास 0.4 टेस्ला। बात समझ गए? क्या क्या बता दिया? इस कॉइल के बारे में यानी सोलिनॉइड के बारे में बता दिया। इसके नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 हैं, इसकी लेंथ 0.5 मीटर है, इसके अंदर पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला है। मैंने कहा मान लिया आपकी सारी बातें, क्या पूछ रहे हो मुझसे? कहता है इसके अंदर से गुजरने वाला करंट बताओ, करंट कैलकुलेट करना है। तो फौरी सोचो कौन सा फार्मूला यूज होगा, खुद से सोचे। हमारी बुक में सोलिनॉइड का एक ही तो फार्मूला है, उसी को हम बेटा यूज करेंगे जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था। क्या फार्मूला है हमारे पास सोलिनॉइड का? हमारे पास फार्मूला है B = μ0 Ni। लेकिन यहां पर n है तो इसमें तो कोई ऐसी चीज गिवन ही नहीं है। आप लोगों को इस फार्मूले को मॉडिफाई करना होगा। आपको पता है स्मॉलर n बराबर है n/l, क्योंकि हमारे डाटे में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं और लेंथ दी है। सो हमें अपने फार्मूले को इस तरह मॉडिफाई करना है कि हमारा डाटा उसके अंदर फिट आ जाए। तो हमें लिखना पड़ेगा B = यहाँ पे μ0 है, n बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? करंट। मैंने चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था ये वाला फार्मूला तब यूज करना है जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए गए हों, और ये वाला फार्मूला तब यूज करना है जब नंबर ऑफ टर्न्स अलग से दिए गए हों और उसकी लेंथ अलग से दी गई हो। जिस तरह का डाटा होगा उसके मुताबिक फिर फार्मूला का इंतखाब किया जाएगा। तो हमारा डाटा इससे मैच कर रहा है, हम इसको यूज करेंगे। क्या चीज फाइंड करनी है? करंट। जिसको बेटा फाइंड करना है उस पर सर्कल लगा लो। अब हम इस फार्मूला से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट बराबर आ जाएगा, यहाँ L डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई होके BL आ गया, यहाँ μ0 n मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड होके μ0 n आ जाता है। अब सारा डाटा आपके सामने है। B की वैल्यू कितनी है बेटा? B की वैल्यू आपके सामने 0.4 है, ये पुट कर दी, और उसकी लेंथ 0.5 है, ये पुट कर दी, और बेटा डिवीजन में μ0 4π × 10⁻⁻7 वो पुट कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स 10,000 ये पुट कर दिए। फाइनली आपके पास इसके अंदर से गुजरने वाला जो करंट है वो आपको मालूम हो जाएगा, और करंट की वैल्यू है 16 एम्पेयर। तो इसके अंदर से गुजरने वाला करंट कितना है? 16 एम्पेयर। डाटा जो है उसके मुताबिक फिट नजर आएगा। तो फिर जो चीज निकालनी होती है उसको हम अलग कर लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को अलग कर लेते हैं। फिर हमने जो भी बाकी फैक्टर्स बचने होते हैं उनकी वैल्यू गिवन डाटा में होगी, उसको हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप लोग फाइनली उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये थे बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स। मैंने वो वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर दिए हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।